हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, उसका सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले हम रासायनिक संयोग के नियम को समझते हैं कि वे क्या होते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती है और जिन्हें सामान्यतः रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। जितनी भी रिएक्शन हो रही है आपकी केमिस्ट्री में, वे सब की सब जो है किसी न किसी नियम पर आधारित है और उन नियमों को क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 नियम है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 नियम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम रहेगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर जिसे द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम में हम पहले तो इस नियम को पढ़ेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देंगे, इसके 2 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देंगे और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत कुछ जो है हम एडवांस का यहाँ पे करने वाले हैं, पूरा इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद सेकंड जो नियम पढ़ेंगे उसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि हमारा पहला नियम है, जिसको द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, इस नियम को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक लावोसियर ने सन 1789 में दिया था। अब ये नियम क्या था, इसको पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो, अब इसको सीधी भाषा में समझो, नॉर्मल वे में समझो कि देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें ना तो आप मास को जो है उत्पन्न कर सकते द्रव्यमान को, और ना ही उसको जो है नष्ट कर सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को, जो हमारा जो मैटर है, ठीक है, कुछ भी मैटर हो, चाहे आप ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसको जो है आप खत्म कर दोगे, उसके मास को जो है खत्म कर दोगे, द्रव्यमान को उसके खत्म कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखो कैसे होता है, उसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमने प्रयोगशाला में एक परख नली में HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें जो है NaOH को मिलाया। तो उसमें जब हम NaOH को मिलाया तो NaCl और H2O बनता है। अब हमने देखा कि हमारा जो NaOH और NaCl मिलाया था हमने एक एक मोल, यहाँ पे उसमें कितना भार था हमारा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसका अनुभार निकालते हैं HCl का। तो जो परमाणु भार होता है HCl का, H का, वो होता है 1 और Cl का होता है 35.5। इसको जोड़ा तो ये आया 36.5। ऐसे ही हमने NaOH का निकाला, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो बराबर 40 ग्राम। ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाला NaCl का, तो ये आ गया 58.5 ग्राम। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकाला तो 2 गुना 1 + 16 = 18 ग्राम। तो इससे अब हमें क्या हुआ, इससे हमने देखा इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 76.5, और यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ा तो देखा हमने इन दोनों को जोड़ के तो ये भी आया 76.5। तो इससे हमें ये पता चला कि जितना हमारा भार पहले था उतना ही भार हमारा बाद में बना है। इसका मतलब ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर पा रहे हैं और ना ही उसको नष्ट कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसमें कम बढ़ती हो गया हो, कुछ ज्यादा बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो कैसे हुआ, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उसको जोड़ लिया, जो कि हमने पीछे लिखा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे जोड़ा तो आया 76.5 ग्राम। उत्पाद जो था, जो रिएक्शन से इधर था, उसको भी जोड़ा तो वो भी आया 76.5 ग्राम। अर्थात क्रिया से पहले अभिकारक का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद बने पदार्थ का द्रव्यमान समान होता है, जिससे द्रव्यमान की अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है, या द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। इस नियम को निम्न प्रयोगों द्वारा भी समझाया जा सकता है। चलिए समझते हैं किस तरीके से समझेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है। पहले हम कहते हैं, लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, पहले हम लेते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लैंडोल्ट का। ठीक है, तो लैंडोल्ट के प्रयोग द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि, ये हेडिंग है हमारी। अब इसमें हुआ था क्या, इसको समझो कि लैंडोल्ट ने इसके लिए एक ऐसा आकार की नली ली और इसकी एक भुजा में NaCl और दूसरी भुजा में AgNO3 विलयन लेकर नली को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद सावधानी पूर्वक रासायनिक तुला द्वारा तोलकर इसका भार ज्ञात कर लिया। उन्होंने जो है इसको तोलकर फिर इसका वेट देख लिया कि ये कितने ग्राम का या कितने किलोग्राम का है। H नली तो ग्राम में ही होगी। ठीक है, तुला द्वारा तोलकर भार ज्ञात कर लिया। अब नली को उल्टा करके अभिकारकों को आपस में मिला दिया, जिससे दोनों में अभिक्रिया हुई और सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ।
रिएक्शन क्या हुई होगी, इसको हमने यहाँ पे लिखा कि AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NO3, जहाँ पे AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब देखो हुआ था क्या एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे समझो एक H आकार की नली ली, उसके एक भाग में भर दिया, एक भुजा में भर दिया क्या AgNO3, बहुत सावधानी पूर्वक, ठीक है, आपस में मिलने नहीं चाहिए, रिएक्शन से पहले नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरे भाग में भरा इसमें NaCl। अब इसको उठाया, उठा के ले जाके यहाँ पे जो है उसमें रासायनिक तुला पे तोल लिया, केमिकल बैलेंस पे इस पे तोल लिया, तोल के इसका वेट लिख लिया कि हाँ भाई रिएक्शन से पहले जो है इसका इतना है, ठीक है। अब इसको जो है नली को उल्टा सीधा करके इसे आपस में मिला दिया, तो अब जो है रिएक्शन होकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बने AgCl के, यानी रिएक्शन हमारी होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद इसका वेट देखा तो वेट उतना ही था जितना रिएक्शन से पहले था, यानी कुछ भी ना तो आपका वेट कम हुआ इसका और ना ही वेट बढ़ा, यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की यहाँ पे पुष्टि हो जाती है। तो इसके बाद इन्होंने ये लिखा कि जब हमने इसको जो सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, अब दोबारा नली को तोलने पर उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर है, अतः द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। चलिए अब इसको हम सेकंड एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, यहाँ पे देख रहे हो आप, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हमने पीले फास्फोरस का चिमटी से पकड़ के रखा इसमें। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दी। कॉर्क लगाने के बाद में इसको हमने पूरी तरीके से टाइट कर दी कॉर्क को। फिर हमने इसको ले गए और हमने केमिकल बैलेंस पे इसका जो है वेट किया, देखा हमने कि कितने इसमें वजन है, उसको नोट कर लिया। फिर इसके बाद हम इसे वहां से लाए और फिर बर्नर के ऊपर इसको धीरे धीरे से गर्म किया, तो जो इसके अंदर फास्फोरस था, पीला फास्फोरस, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का सफेद धुआं बना देता है इसके अंदर, तो पूरा फ्लास्क जो है सफेद धुएं से भर जाता है। तो अब इसको जो है हम दोबारा से लेके जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन हो गई है P2O5 के, क्या हुआ यहाँ पे सफेद धुआं बन गया है, पूरा फास्फोरस जो है कन्वर्ट हो गया है धुएं में। तो अब हम इसको लेके जाते हैं केमिकल बैलेंस पे, वहां हम इसको दोबारा से वेट करते हैं, देखते हैं इसका वजन कितना है। तो अब दोबारा से वेट करने पे हमें पता चलता है कि इसका उतना ही वेट है जितना पहले था। इसका मतलब यह है कि ना तो द्रव्यमान बढ़ा है और ना ही द्रव्यमान घटा है। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की यहाँ पे पुष्टि हो जाती है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं कि एक पीले फास्फोरस का छोटा टुकड़ा चिमटी से पकड़कर एक खाली फ्लास्क में डालकर उसका मुंह रबर की कॉर्क से बंद कर देते हैं। फिर इसे तोल लेते हैं। जब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो फ्लास्क फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के सफेद धुएं से भर जाता है। फ्लास्क को पुनः तोलकर मात्रा ज्ञात करने पर द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है, अतः इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद इसमें रिएक्शन क्या हुई होगी तो वो हमने यहाँ पे लिख ली 4P + 5O2 इक्वल टू 2P2O5, जो कि सफेद धुआं है यहाँ पे क्या में फ्लास्क के अंदर। अब यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ये नोट है, नोट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या वो सभी कंडीशन के लिए सुटेबल है, तो ऐसा नहीं है। आइंस्टीन की समीकरण जो थी E = mc², उसके द्वारा हमने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम केवल कुछ कंडीशंस के लिए सही है, सभी परिस्थितियों के लिए, सभी कंडीशंस के लिए ये जो नियम है वो सत्य नहीं है। अब क्या कहा था आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार हमने इसमें, तो वो यहाँ पे हमने लिखा है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को निम्न समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, E = mc²। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो मास है, द्रव्यमान है, वो बदला जा सकता है एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे अगर किसी अभिक्रिया में मास चेंज हो जाए एनर्जी में, तो जो मास है वो घट जाएगा, यानी द्रव्यमान घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अर्थात जब किसी रासायनिक परिवर्तन में कोई अभिक्रिया हो या परिवर्तन हो, ठीक है, में ऊर्जा का क्षय होता है तो द्रव्यमान भी लुप्त हो जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है।
ठीक है, चलिए अब इसको जो है क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या होगा क्वेश्चन में कि इसमें जो है हमें देगा एक रिएक्टेंट देगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट का हम जब दोनों का रिएक्टेंट का भार जितना था प्रोडक्ट का भी भार हमारा उतना ही रहेगा, और इससे जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर देंगे हम। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि 10 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मानक ताप व दाब पर गर्म करने पर 2.24 लीटर CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इन आंकड़ों से रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि होती है, आपसे ये पूछा। ठीक है, हम देखते हैं। मुझे पता है कि इसका मेथड क्या है, मैं आपको जो है पहले ही यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो 10 ग्राम CaCO3 है हमारा अभिकारक है जो कि इधर की साइड रखा होता है, तो जो प्रोडक्ट है वो भी उतना ही होगा, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो CaO है, चलो वो तो दे दिया इसने ग्राम में, लेकिन जो CO2 बना था रिएक्शन के बाद वो लीटर में दे रखा है। तो पहले हम लीटर को ग्राम में चेंज करते हैं, सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा इसमें। चलो अब इसको देखो, तो जो रिएक्शन हुई होगी कैल्शियम कार्बोनेट की वो कुछ इस तरीके से हुई होगी। CaCO3 इसको हीट किया तो CaO प्लस के CO2, ठीक है। CO2 का अनुभार निकाला हमने, इसका मोलिकुलर वेट, तो वो हुआ 12 प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना 16 बराबर 44 ग्राम। अब देखो क्या होता है कि जो 22.4 लीटर CO2 होती है, एक मोल में 22.4 लीटर जो होता है आयतन होता है किसी भी गैस का, जो कि एवोगाड्रो का नियम है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले ही लगाना पड़ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो वैसे तो हम इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है पूरा वो ही जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं मैं। तो चूंकि 22.4 लीटर CO2 का STP पर द्रव्यमान 44 ग्राम होता है, ठीक है, एक मोल है, एक मोल का जो है आयतन होता है 22.4 लीटर STP पर, ठीक है, वही हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी। इससे 1 लीटर का निकाला, तो 1 लीटर के लिए निकालने के लिए क्या किया, इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इससे 22.4 से 44 बटे में पहुंच गया। अब हमें जितने का निकालना था उसको जो है हम यहाँ पे उसकी गुना कर देते हैं 1 में। हमें निकालना है 2.24 लीटर में कितने ग्राम होंगे। देखो यहाँ पे जो आयतन था वो कितना था, 2.24 लीटर, तो हमने वही यहाँ पे क्या किया, लिखा, वही यहाँ पे लिखा 2.24 लीटर CO2 का STP पर द्रव्यमान। तो वो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पे, तो इससे इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2.24 है और ये 22.4 है, ठीक है, और जब 44 के बटे में 10 है तो इतना मतलब 4.4 ग्राम, ठीक है। अब इससे हमने जो है, अब हमें क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कि जो हमारा रिएक्टेंट का जितना भार पहले था उत्पाद का जोड़ भी जो है उतना ही आना चाहिए। देखो तो यहाँ पे उत्पाद का कुल द्रव्यमान निकालते हैं, तो उत्पाद हमारे कौन कौन से थे, एक तो CO2 और दूसरा CaO, ठीक है। हमने इन दोनों को लिख लेते हैं कि यहाँ पे उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर CaO की मात्रा प्लस CO2 की मात्रा। CaO कितना है हमारा, वो था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे कितना है कि 5.6 ग्राम, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस अभी हमारा कितना है CO2 की मात्रा, वो आ गई है 4.4 ग्राम, लीटर में थी, हमने इसको ग्राम में चेंज किया है, ठीक है, अभी किया है, तो 4.4 ग्राम, तो टोटल जोड़ के देखा हमने तो आ गया 10 ग्राम। अब देखो जो उत्पाद बना उसकी मात्रा आई 10 ग्राम, और जो हमने रिएक्टेंट उसने दिया था वो भी कितना है, 10 ग्राम। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि अभिकारक CaCO3 की मात्रा तथा उत्पाद की मात्रा समान है, अतः इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, या फिर द्रव्य की अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है। तो इस तरीके से हमारा जो ये रूल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, फिर उसके जो है हमने एग्जाम्पल किया एक, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए हमने इसके, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन किया। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम, तो इसमें देखो अनुपात पहले यही समझ लो कि अनुपात जो है निश्चित रहेगा। अब किस चीज का अनुपात निश्चित रहेगा उसको पढ़ते हैं। यह नियम वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई सा भी आप फॉर्मूला लो किसी भी रासायनिक यौगिक का, उसमें जो तत्वों का द्रव्यमान है उसका अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है उसको जो है अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि यह नियम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि
कोई भी यौगिक चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसका भारात्मक संघटन सदैव निश्चित रहता है। मतलब कोई जो यौगिक है, वो आपके पास कोई यौगिक है, मान लिया हमारे पास जल है H2O, उसको जो है हम, जो हमारे पास है उसका भी अनुपात, उसका भी जो है भारात्मक अनुपात, उसके जो अंदर जो यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, तत्व है, एलिमेंट है, यहाँ पे देखो कौन कौन से तत्व है, 2 तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, तो इनका जो अनुपात है 1.8 का रेशो है। ठीक है, मेरे पास वाले का भी इतना ही है। अब कोई सा मैं नदी नाले तालाब से शुद्ध जल, ठीक है, जहां से भी ला रहे हो, नाले में से नहीं, नदी में से, झरने में से, तालाब में से, ठीक है, शुद्ध जल, उसके अंदर भी जो H2O का रेशो रहेगा वो हमेशा 1:8 का ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमने, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना एक यौगिक है। जल को प्राकृतिक स्रोतों जैसे झरना, नदी, समुद्र, कुआं आदि से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको अवयवी तत्वों से प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है, परंतु प्रत्येक प्रकार से बने शुद्ध जल का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार की दृष्टि से अनुपात सदैव 1:8 का अनुपात ही होता है। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमेशा 1:8 का ही होगा। चलिए तो अब इसको समझते हैं कि ये 1:8 कहाँ से आया है। तो देखो, जो हमारा जल होता है उसका फॉर्मूला होता है ये H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2x1 रेशो, जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16, तो 2:16, 2:16, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1:8। ठीक है, तो अब जो भी है इसको समझते हैं कि जो आपका चाहे किसी तरीके का जल रहा हो, चाहे वो नदी से, झरने से या कुएं से, किसी भी तरीके से प्राप्त किया गया हो, उसमें जो रेशियो रहेगा हमेशा वो 1:8 का ही रहेगा। ठीक है, बशर्ते वो कैसा होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। चलिए तो अब इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात सदैव 3:8 रहता है, चाहे CO2 कार्बन को जलाकर या CaCO3 को गर्म करके प्राप्त की गई हो। मतलब CO2 को बनाने के हमारे पास 2 मेथड इसने बताए हैं कि पहले हम जो है कार्बन को ऑक्सीजन में जलाकर तब बना सकते हैं, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके हम यहाँ इस तरीके से भी हम CO2 को बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप CO2 बनाओ, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा वो हमेशा 3:8 रहेगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पे देखो, CO2 कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 12 रेशो, और इसका कितना होता है 2x16, तो यहाँ पे कितना हो गया 12:32, 4 से डिवाइड कर दो इसको तो 3:8। ठीक है, तो इसका रेशो क्या हो गया ये। मतलब अगर कोई आपका एक यौगिक है इस फॉर्मूले का या फिर किसी भी फॉर्मूले का, तो उसको चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाओ, उसमें जो अवयवी तत्व हैं उनका रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। तो इसीलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रयोग में 0.24 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरे प्रयोग में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.175 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। मतलब इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा अलग अलग ली और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। दोनों में क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कहता है कि इससे जो है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करो। तो हम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कैसे करेंगे, हम इनका जो है रेशो निकाल लेंगे इनके वेट का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था वो कितना बना था 0.40 ग्राम, क्वेश्चन में दिया है। मैग्नीशियम कितनी मात्रा यूज करी थी उसने 0.24। तो इससे हम क्या कहते हैं, अब ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम घटा देंगे तो ऑक्साइड रह जाएगा, यानी ऑक्सीजन रह जाएगा। तो यानी इसकी मात्रा में से इसको हमने घटा दिया, इसको हमने घटा दिया, तो ये आया 0.16 ग्राम, यानी ऑक्सीजन जो है 0.16 ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ठीक,
तो यहाँ पे उन दोनों में देखते हैं Mg और O, दो ही तो तत्व है ना उसके अवयवी, तो इनमें देखते हैं रेशो। 0.24 ये यहाँ से लिख ली हमने मैग्नीशियम की मात्रा, और ऑक्सीजन हमने निकाली 0.10, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 24:16, हमने इसको कट किया तो ये हो गया 3:2। अब देखो इसी तरीके से इसने दूसरा प्रयोग किया, उसमें क्या कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है 0.175, मैग्नीशियम की मात्रा यूज की थी इसने 0.105, तो फिर ऑक्सीजन कितनी इसमें ऐड हुई, तो ऑक्सीजन हुई इसमें से, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम घटा दिया तो 0.070 ग्राम जो है ऑक्सीजन आ गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पे रेशियो निकाला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो ये आ गया 0, यहाँ से लिख लिया हमने इसको मैग्नीशियम को 0.105 और ऑक्सीजन की मात्रा आई 0.070, तो कितना रेशियो आया यहाँ पे 105:70 इक्वल टू 3:2। डेट मीन्स दोनों से जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों प्रयोगों में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर है, यानी 3:2 है, अतः ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है स्थिर अनुपात का नियम वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज जो जिन दो नियमों की मैंने बात की थी यहाँ पे पढ़ने की, तो मैंने वे दो नियम यहाँ पे आपको करा दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे के दो नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।